एक बात तो एकदम क्लियर है कि 6 साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने की मंशा से तो नहीं लाई गई थी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे की जानकारी से ना सिर्फ आम जनता को दूर रखा गया, बल्कि चुनाव आयोग तक से इसकी जानकारी गुप्त रखने के इंतजाम किए गए। तो आखिर इसके पीछे केंद्र सरकार का मकसद क्या था? इसका फैसला करने के लिए आपको आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर राजनीतिक योगदानकर्ताओं को मेज पर सीट देता है, यानी यह कानून निर्माताओं तक पहुंच बढ़ाता है। यह पहुंच सरकारी नीतियों के निर्माण पर प्रभाव में तब्दील हो जाती है। बहुत संभावना यह है कि इससे किसी कंपनी को, किसी राजनीतिक दल को आर्थिक योगदान के बदले अन्य तरीके से लाभ लेने की व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि पैसे और राजनीति में घनिष्ठ संबंध है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का आसान शब्दों में मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी किसी राजनीतिक दल को चंदा देती है, तो चंदा लेने वाला राजनीतिक दल उस कंपनी के एहसान तले दबा रहता है और सत्ता में आने पर वो कंपनी अपने हित से जुड़े काम करवाने या अपने फायदे की नीतियां लागू करवाने का दबाव डाल सकती है, और सत्ता चलाने वाला राजनीतिक दल चंदा देने वाली कंपनी का एहसान चुकाने के लिए उसके अनुसार काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर के इस दावे पर अपनी सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि वो कौन लोग हैं जो पार्टियों को बॉन्ड्स के जरिए चंदा दे रहे हैं और बदले में अपना काम करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार का पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड्स के बारे में सूचना के अधिकार, इसके तहत जानकारी होनी जरूरी है। और इस तरह चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 5 जजों वाली संविधान पीठ ने एक मत से फैसला सुनाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ना तो संवैधानिक है और ना लोकतांत्रिक। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया गया है। The Union of India has been unable to establish that the measure employed in clause 7(4) of the electoral bond scheme is the least restrictive means to balance the rights of informational privacy to political contributions and the right to information of political contributions. The question is whether this court should only strike down the non-disclosure provision in the electoral bond scheme, that is clause 7(4). The anonymity of the contributor is intrinsic to the electoral bond scheme. The electoral bond scheme is not distinguishable from other modes of contributions through banking channels such as checks, transfer through the electronic clearing system, or direct debit if the anonymity component of the stream is struck down. Thus, the electoral bond scheme 2018 will have to be struck down as unconstitutional. सुप्रीम कोर्ट ने जिस याचिका पर अपना फैसला सुनाया है, वो याचिका भारत में चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने दायर की थी। अपनी याचिका में एडीआर ने सबसे प्रमुख तर्क यह दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने का जरिया बनकर रह गए। अपने इस दावे को साबित करने के लिए एडीआर ने जो आंकड़े पेश किए हैं, वो साबित करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदे का सबसे ज्यादा लाभ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को मिला है। एडीआर के मुताबिक वर्ष 2018 से लेकर अप्रैल 2023 तक 12,008 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए गए, जिनमें से करीब 6,565 करोड़ रुपए यानी करीब 55% इलेक्टोरल बॉन्ड्स की रकम सत्ताधारी दल बीजेपी को मिली है, जबकि कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 1,123 करोड़ रुपए मिले, यानी कुल इलेक्टोरल बॉन्ड्स का करीब 9% हिस्सा। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 1,092 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जो कुल इलेक्टोरल बॉन्ड्स का करीब 9% ही है। जिसके बाद विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी कह रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ही लाए गए थे। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हुकूमत और जो पार्टी से वो माने और उस पर अमल करें और ये बताएं कितना मिला है उनको
कहां से मिला है और कितना उनका खजाना है, इस बारे में अच्छा है डॉक्टर साहब, कि आम आवाम को मालूम होना चाहिए कि मनी पावर जो है वो कहां से आया और कितना मनी पावर है, ये जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी साजिशन आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन को इस पर लागू नहीं होने दे रही थी। भारत के संविधान का, कंपनीज एक्ट का, तमाम चीजों का उल्लंघन हो रहा था और सबसे ज्यादा इसमें पारदर्शिता नहीं थी, ईमानदारी नहीं थी। जनता जिसको मत देना है वो उम्मीदवार के चरित्र के बारे में तो जानती है, पर पार्टी के चरित्र के बारे में नहीं जान सकती। तो सर्वोच्च न्यायालय ने पारदर्शिता को देखते हुए ये साफ कर दिया कि हर परिस्थिति में आपको बताना पड़ेगा कि एक एक पैसा कहां से आया, और यही नहीं, जो अब तक ले चुके हो बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बैन हो चुकी है और सियासत शुरू हो गई है। लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इसमें नाम मात्र की भी पारदर्शिता नहीं थी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पूरी तरह गोपनीय भी नहीं थी, क्योंकि भले ही आम नागरिक, विपक्षी दल, चुनाव आयोग और आयकर विभाग को इसकी जानकारी देने से रोकने के प्रावधान किए गए थे, लेकिन सरकारी बैंकों के पास इस बात का पूरा रिकॉर्ड होता है कि बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी को दान में दिया। इस आधार पर इस आरोप को खारिज नहीं किया जा सकता था कि सत्ताधारी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी आसानी से जुटा सकती है और फिर इसका इस्तेमाल दान देने वालों को प्रभावित करने में कर सकती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है, तभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध घोषित कर दिया गया है। जी न्यूज़।